भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जा सकता है। सभी लोग दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। स्टार्ट करेंगे कुनी पढ़ना, जहां से कल पढ़ा था उसके बाद से सभी अपना अपना पीडीएफ ओपन करेंगे। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं सबसे। चलिए सब पीडीएफ ओपन करिए। सिस्टम हमारे कितने हैं? हाउ मेनी सिस्टम आर देयर इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में कितने सिस्टम? 11। प्राची बोलो, नेम बोलेंगे सभी के। हम डाइजेस्टिव सिस्टम बताना है? नहीं, हमने कहा हमारी बॉडी में कितने सिस्टम है टोटल? प्राची ऐसे कैसे किया? ये तो हम लोगों ने क्लास ली थी। मैम मैंने स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस मिस किया तो मुझे वो वाला नहीं आता। वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास थी, आप उनके वीडियो रिकॉर्डिंग सुन लो। केवल 4 डेज की क्लास आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए सफिशिएंट। आप पूरा पीडीएफ भी ना पढ़ो तो भी अच्छे मार्क्स ले आओगे। ये तो एक पार्ट है हमारी स्टडी का, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। पूरा जीस्ट उसमें समझाया, इसलिए आज पूरा ध्यान से आज से कल तक में जो 4 डेज की रिकॉर्डिंग है उसको सुन लेना, ठीक है? जरूर सुन लेना। बोलेंगे कुनी स्टार्ट करेंगे? जी मैम 11 सिस्टम है। नेम बोलेंगे? स्केल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम और स्किन सिस्टम नर्वस सिस्टम, हाथ रखते जाओ, याद आती जाएगी। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाँ, लिम्फेटिक सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्ट सिस्टम और 2 हिंदी में बोलते हैं क्या मैम? इंग्लिश का मुझे याद नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आप किसी में, हमने कहा था हिंदी इंग्लिश संस्कृत तीनों में से बोलो। इतनी 3 भाषाएं में आती है समझनी। हाँ, उत्सर्जन सिस्टम और आप हिंदी में बोलो तो पूरा हिंदी बोलो। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और एक याद नहीं हो रहा है। सबसे लास्ट का कौन सा सिस्टम है? लास्ट का चलिए बोलेंगे अनिमा मैम। सिस्टम बोले 11। स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ बोलेंगे सविता जी? कंकाल तंत्र, मांसपेशी तंत्र, त्वचा तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतस्रावी तंत्र, श्वसन तंत्र, लसिका तंत्र जिसको प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं, और रक्त परिसंचलन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र। हमको लगा केवल आप ही पास होंगी बस, और कोई पास नहीं होगा यहाँ। सब टाइम पास कर रहे, एक भी पास होने वाले हमको नहीं। बोलेंगे
हाँ बोलिए बोलिए। कंकाल तंत्र, मांसपेशी तंत्र, त्वचा तंत्र, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, श्वसन तंत्र, लसिका तंत्र, रक्त संचरण तंत्र और उत्तर संचरण तंत्र और परिजन तंत्र, प्रसन एक इनकम्प्लीट है, 10 हुए हैं, एक भूल गए। पाचन तंत्र। अब हमने परमेश्वर जी को दूसरे नंबर पे पास होने वाले स्टूडेंट में रखा। ठीक, बाकी तो हम क्या करें, सबको समझ ले, फेल हो गए अभी यहीं पर। एक बात बताओ, हम लोग पूरा पीडीएफ पढ़ रहे हैं और हमें ही नहीं पता हमारे हाथ पैर हमारे तंत्र कौन से हैं, तो इस पीडीएफ का क्या करोगे आप लोग पढ़कर? अरे पीडीएफ कुछ भी नहीं पता होगा, ये तो पता हो हमारे सिस्टम कितने हैं, बोन्स कितनी है सिस्टम में, ऑर्गन कितने हैं, कौन से ऑर्गन में कौन सी बीमारी उस ऑर्गन से संबंधित है, ये नहीं पता होगा तो इस पीडीएफ को पढ़ने से कुछ फायदा नहीं आपके। इससे अच्छा आप सो जाओ आराम से। ठीक है, मेरी बात ये ध्यान रखना, एज ए टीचर बोल रहे हैं कि ऑनेस्टी के साथ पढ़ना सीखो, नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है आपके। जब अभी गलत पढ़ रहे हैं तो किसको सही सिखाएंगे आप? जब हमें खुद गलत पढ़ेंगे तो गलत ही सिखाएंगे हम। हमने पहले ही कहा था कि 4 डेज की जो रिकॉर्डिंग है उसको इतना अच्छे से माइंड में फीड कर लेना, अगर वो आपके माइंड में है तब तो इस पीडीएफ का कोई अर्थ भी है, नहीं तो इस पीडीएफ का तो कोई मतलब नहीं पढ़ाने का 15 दिन की क्लास का। ठीक है, जब हमें अपना खुद का नॉलेज होगा, अपने हाथ पैर शरीर अपने अंगों का, अपने तंत्र का, कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे उनमें रोग उत्पन्न होते हैं, कैसे उन्हें ठीक किया जा सकता है, तब आपके लिए यूजफुल है, नहीं तो सब टाइम पास। आज सब लोग जो 4 डेज की रिकॉर्डिंग है उसे प्रॉपर सुनेंगे। ठीक है, कल हम पूरा टेस्ट लेंगे क्योंकि इसको पढ़ने का तभी फायदा है जब वो आपको पता होगा। ठीक, सब लोग अपना होमवर्क नोट कर लो। उसमें करना क्या था, सिंपल सा आधे घंटे का काम है। एक जो हमारे सेल से लेकर सिस्टम तक का एरो लगाकर कनेक्टिविटी है, दूसरा हमारे सिस्टम कितने हैं, तीसरा हमारे सिस्टम में कौन से ऑर्गन है, फिर सिस्टम का वर्क क्या है, सिस्टम में से रिलेटेड ऑर्गन का नाम, फिर हमारे ग्लैंड्स कितने हैं, ग्लैंड से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, और टोटल में ओवरऑल जाकर किस ऑर्गन से कौन सी डिजीज उत्पन्न होने के चांसेस है। आप बताने में इतना लगा, यदि आप केवल अपना रिवीजन लेंगे तो 1 घंटे का रिवीजन। ठीक, जब इतनी चीज पढ़ लोगे तब आपके पढ़ने का आपको बेनिफिट मिलेगा। योग में लोग क्यों असफल हैं? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी वर्क कैसे करती है, और योग किए जा रहे हैं। योगी भी है, पेट भी बड़ा सा निकला है, योगी भी है, शरीर में दर्द भी हो रहा है, योगी भी है, डायबिटीज की दवा भी खा रहे हैं, बीपी की दवा भी खा रहे हैं। कैसे योग कर रहे हैं हम? योग का मतलब है निरोगी काया, ठीक, स्वस्थ मानसिकता, संतुलित व्यक्तित्व, ये योग का अर्थ है। समझ आ रही है मेरी बात? हमने क्या बोला अभी? मेरी भाषा समझने में तो दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग यूपी साइड के हैं। हो सकता है कि हमारी भाषा में कुछ ऐसा लगता हो ना समझ आ रही हो। ठीक है, कितने लोग हैं जिन्हें हमारी भाषा समझ में नहीं आती है? सबको आती है। तो सभी को होमवर्क करके रखना है 4 डेज की रिकॉर्डिंग। ठीक है, उसको अच्छे से सुनेंगे, एक उसका की नोट बनाएंगे, और जब हम लोग क्लास ये जो पढ़ते हैं इससे पहले उसे एक बार पढ़कर बैठेंगे, फिर आप देखेंगे कि आपको कैसे कनेक्टिविटी के साथ क्लास समझ में आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे पुनीत। छिद्रांत में पाचन, ग्रहणी से एक मिनट सर, जहाँ क्षुद्रांत लिखा है और आगे अभी देखेंगे बृहदांत लिखा होगा। ठीक, क्षुद्रांत का अर्थ है छोटी आंत और इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन, नोट कर लीजिए वहां जाकर। क्षुद्रांत का अर्थ है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, और जहां बृहदांत्र लिखा है वहां लिखेंगे बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन।
ठीक है, कर लिया सबने नोट डाउन? चलिए पढ़ेंगे कुनी आगे। छोटे अंत ग्रहणी से आहार जिसमें उसके पाचित अवयव होते हैं। क्षुद्रांत के प्रथम भाग अग्र क्षुद्रांत में आ जाता है। इस समय वह शहद के समान गाढ़ा होता है और क्षुद्रांत में भली प्रकार प्रभावित हो सकता है। यहाँ भी पाचन क्रिया होती रहती है। कुछ समय तक अग्नाशयी पाचन जारी रहता है। क्षुद्रांत के रस में भी पाचन शक्ति होती है। वह प्रोटीन को तो नहीं किंतु प्रोटीजोज और पेप्टोन को एमिनो अम्लों में तोड़ सकता है और उसकी विशेष क्रिया डिस्टिन एमोइलेज और लाइपेज एमाइलेज बसा से रिलेटेड है। एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम को सक्रिय बनाना है। पेपलाव का जिसने सबसे पहले इस विषय में अन्वेषण किए थे, मत है कि आंत्र रस के मिलने से पहले यह तीनों एंजाइम अपने पूर्व रूप में रहते हैं और इसी कारण निष्क्रिय होते हैं। ट्रिप्सिनोजन के रूप में रहती है। इमाइलेज और लाइपेज भी पूर्व दशा में रहते हैं। जब आंत्र रस अग्नाशय रस में मिलता है तो ट्रिप्टिनोजेन से ट्रिप्सिन बन जाती है और एक मिनट रुकेंगे। जो अमाशय में रस कौन कौन से मिल रहे हैं? और लाइपेज। अभी लास्ट वाली लाइन क्या पढ़ी कुनी आपने? जब आंत्र रस अग्नाशय रस में मिलता है। जब आंत्र रस अग्नाशय में मिलता है। अग्नाशय क्या है? पेनक्रियास। हाँ, पेनक्रियास। ठीक है। कौन सा रस निकलता है पेनक्रियास से? कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन। ठीक है। तो छोटी आंत से जो रस निकल रहा है, अग्नाशय, ये सब मिलकर क्या करते हैं? जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। जो छोटी आंत पे भोजन, अभी आप पूरा पढ़ेंगे, फिर एक बार इसको सिस्टमैटिक समझाएंगे कहाँ से भोजन कहाँ कैसे ट्रेवल करता है। ठीक है, करेंगे, आगे बढ़ेंगे प्लीज। ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन बन जाती है और शेष दोनों एंजाइम भी सक्रिय हो जाते हैं। आंतरिक रस के मिलने से पूर्व अग्नाशय रस निष्क्रिय होता है। क्षुद्रांत का कार्य विशेषताएं अवशोषण का है। इसके आंतरिक रचना के चित्र को देखने से मालूम होगा कि उसके भीतर कला में जो सारे आंत्र को भीतर से आच्छादित किए हुए हैं, गहरी सिलवटें बनी हुई है जिससे कला का पृष्ठ आंत्र से कहीं अधिक हो जाता है। कला की सिलवटों पर अंकुर लगे रहते हैं। इन सब का काम अवशोषण करना है। अंकुरों की सूक्ष्म रचना भी ध्यान देने योग्य है। प्रत्येक अंकुर के बीच में एक श्वेत नलिका उसके शिखर के पास तक चली गई है। यह आखिर वाहिनी है। इसके दोनों ओर काली रेखाएं दिखाई देती है जो धमनी और शिराओं की शाखाएं और कोशिकाएं हैं। ये दोनों प्रकार की रचनाएं वाहिनियों और धमनी तथा शिराएं बाहर या नीचे जाकर अधोश्लेमिक स्तर में बड़ी रक्त वाहिकाओं और वाहिनियों में मिल जाती है। वसा का स्लेम कला द्वारा अवशोषण होकर वह अखीर वाहिनियों में पहुंच जाती है और अंत में रक्त में मिल जाती है। ग्लूकोज और प्रोटीन का अवशोषण होकर वो रक्त कोशिकाओं द्वारा रक्त में पहुंच जाती है। रक्त इन तीनों अवयवों को शरीर के प्रत्येक अंग की कोशिकाओं तक पहुंचाता और उनका पोषण करता है। 20 से 22 फुट लंबी क्षुद्रांत की नली का यही विशेष कार्य है। बृहदांत्र में मतलब बड़ी आंत। बृहदांत्र का कार्य केवल अवशोषण है। यह अंग विशेषताएं जल का अवशोषण करता है। बहुत आवाज आ रही है जी मैम, यहाँ पर काम चल रहा है तो। अच्छा चलिए, एक मिनट कुनी जी रुको। कुनी आप रुको। सविता जी आप पढ़ो।
बृहदांत्र का कार्य केवल अवशोषण है। यह अंग विशेषतया जल का अवशोषण करता है। मल त्याग के समय मल जिस रूप में बाहर निकलता है वह बृहदांत्र के अंत और मलाशय में बन जाता है। 24 घंटे में बृहदांत्र जल का अवशोषण कर लेता है। जल के अतिरिक्त वो थोड़े ग्लूकोज का भी अवशोषण करता है पर और किसी पदार्थ का अवशोषण नहीं करता। इसके अतिरिक्त लौह, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि शरीर का त्याग बृहदांत्र ही में करते हैं। यहाँ उनका उत्सर्ग होकर वे मल में मिल जाते हैं। जीवाणुओं की क्रिया से भी पाचन में सहायता मिलती है। क्षुद्रांत में वे प्रोटीन, वसा तथा स्टार्च आदि का भंजन करते हैं। बृहदांत्र में वे सेलुलोज का भी, जिस पर किसी पाचक रस की क्रिया नहीं होती, भंजन कर डालते हैं। इसी से हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन आदि गैसें उत्पन्न होती है तथा वसा के भोजन से वसाम्ल बनते हैं, जिसके कारण मल की क्रिया आम्लिक हो जाती है। आंत्रगति अथवा क्रमाकुंचन, यह गति सारे पाचन नाल में ग्रास नाल से लेकर मलाशय तक होती रहती है, जिससे खाया हुआ या पाचित आहार निरंतर अग्रसर होता जाता है। अन्य आशयों में तथा वाहिकाओं में भी यह गति होती है। आंत्रनाल में रलेस्मल स्तर के बाहर वृत्ताकार और उनके बाहर अनुदैर्घ्य पेशी सूत्रों के स्तर स्थित है। वृत्ताकार सूत्रों के संकोच से नाल की चौड़ाई संकुचित हो जाती है, अतः संकोच से आगे के आहार का भाग पीछे को नहीं लौट सकता। तभी अनुदैर्घ्य सूत्र संकोच करके नाल के उस भाग की लंबाई कम कर देते हैं, अतएव आहार आगे को बढ़ जाता है। फिर आगे के भाग में इसी प्रकार की क्रिया से वो और आगे बढ़ता है। यही आंत्र गति कहलाती है। दूसरी खंडीभवन गति भी नाल की भित्ति में होती रहती है। ये गतियां आहार को आगे बढ़ाने में सहायता देने के अतिरिक्त भली प्रकार से कायम को मत्ता देती है, जिससे पाचक रस और आहार के कणों का घनिष्ठ संपर्क हो जाता है। भिन्न भिन्न पाचक रसों की क्रिया का जो वर्णन किया गया है उससे स्पष्ट है कि प्रकृति ने ऐसा प्रबंध किया है कि आहार पदार्थों के सब अवयव जो जातव शरीर में भी उपस्थित रहते हैं व्यर्थ ना जाने पाए। उनका जितना भी अधिक से अधिक हो सके शरीर में उपयोग हो। उनसे शरीर के टूटे फूटे भागों का निर्माण हो नए ऊतकों टिश्यूज भी बने और काम करने की ऊर्जा उत्पन्न हो। आहार का यही प्रयोजन है और आहार के भिन्न अवयवों का उनके अत्यंत सूक्ष्म तत्वों में विभंजन कर देना, जिससे उनका अवशोषण हो जाए और शरीर की कोशिकाएं उनसे अपनी आवश्यक वस्तुएं तैयार कर ले। यही पाचन का प्रयोजन है। वास्तव में जिसको साधारण बोलचाल में पाचन कहा जाता है उसमें दो क्रियाओं का भाग छिपा रहता है, पाचन और अवशोषण। पाचन केवल आहार को अवयवों का अपने घटकों में टूट जाना है, जो पाचक रसों की क्रिया का फल होता है। उनका अवशोषण होकर रक्त में पहुंचाना दूसरी क्रिया है, जो क्षुद्रांत के रसपुरों का विशेष कर्म है। मल और मल त्याग, आहार का जो कुछ भाग पचने तथा अवशोषण के पश्चात आंत्र में बच जाता है वही मोल होता है। अतएव मल में आहार का कुछ उत्पचय भाग भी होता है तथा आंत्र की रलस्मल कला के टुकड़े होते हैं। इनके अतिरिक्त जीवाणुओं की बहुत बड़ी संख्या होती है। यह हिसाब लगाया गया कि प्रत्येक बार मल में कितने हैं मैम 150 करोड़ जीवाणु शरीर से निकलते हैं।
ये बृहद अंत्र से ही आते हैं। वही जीवाणुओं का निवास स्थान है। इस कारण मल में नाइट्रोजन की बहुत मात्रा होती है, जिससे उसकी उत्तम खाद बनती है। मल त्याग एक प्रतिवर्त क्रिया है, जिसका संपादन तांत्रिक मंडल के आत्मक विभाग ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम द्वारा होता है। जब मलाशय में मल एकत्र हो जाता है तो नियत समय पर मलाशय की भित्तियों से मेरुजु स्पाइनल कोड के पश्चिम श्रृंग की कोशिकाओं में सवेंग जाते हैं, जहां से वो पूर्व श्रृंगों की कोशिकाओं में भेज दिए जाते हैं। वहां से नए सवेंग प्रेरक तांत्रिक सूत्रों द्वारा मलाशय में पहुंचकर वहां की सवर्णी पेशियों का विस्तार कर देते हैं। मलाशय की भित्तियों की अंतर्गति बढ़ा देते हैं। इसी समय हमको मल त्याग की इच्छा होती है और हमारी बैठने पर तथा संवरणी पेशियों के ढीली हो जाने पर मल त्याग हो जाता है। ऊपर की पेशियों के संकोच करने पर उदर के भीतर की दाब बढ़ने से भी मल त्याग में बहुत सहायता मिलती है। पाचन ग्रंथियां। आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय शामिल है। लार का निर्माण 3 जड़ी ग्रंथियों द्वारा होता है। यह है गाल में कर्ण पूर्व, निचले जबड़े में अंधजंभ, अवचिबुकियों तथा जिह्वा के नीचे चित अधे जिह्वा। इन ग्रंथियों से लार मुंह गुहा में पहुंचती है। यकृत लीवर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वयस्क में भार लगभग 12 से 15 किलोग्राम होता है। यह उदर में मध्य पट के ठीक नीचे स्थित होता है और इसकी 2 पलियां होती है। यकृत पलिकाएं यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां हैं, जिनके अंदर यकृत कोशिकाएं रज्जु की तरह व्यवस्थित रहती है। प्रत्येक पालिका संयोजी ऊतक की एक पतली परत से ढकी होती है, जिसे ग्लिसन कैप्सूल कहते हैं। यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है, जो यकृत नालिका से होते हुए एक पतली पेशीय थैली पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा होता है। पित्ताशय की नलिका यकृतीय नलिका से मिलकर एक मूल पित्त वाहिनी बनाती है। चित्र द्वारा विजय मित्र पित्ताशयी नालिका एवं अग्नाशयी नालिका दोनों मिलकर यकृत अग्नाशयी वाहिनी द्वारा ग्रहणी में खुलती है, जो अग्नि अवरोधिनी से नियंत्रित होती है। एक मिनट म्यूट करेंगे सविता जी, कोई बात नहीं। आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको कंप्लीट हो जाए फिर हम पूरा इसको एक बार डिफाइन करेंगे। अनिमा जी कंप्लीट करेंगे आगे। अग्नाशय यू आकार के ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है, जो बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। बाह्य स्रावी भाग से क्षारीय अग्नाशयी स्राव निकलता है, जिसमें एंजाइम होते हैं, और अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन और ग्लूकेगोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। भोजन का पाचन की प्रक्रिया यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होती है। मुख्य गुहा के मुख्यतः 2 प्रकार है: भोजन का चर्वण और निगलने की क्रिया। लार की मदद से दांत और जीवा भोजन को अच्छी तरह चबाने एवं मिलाने का कार्य करते हैं। लार का श्लेष्मा भोजन कणों को चिपकाने एवं उन्हें बोल्स
बोझ में रूपांतरित करने में मदद करता है। इसके उपरांत निगलने की क्रिया द्वारा बोझ ग्रसनी से ग्रासिका में चला जाता है। बोझ पेशीय संकुचन के क्रमाकुंचन पेरिस्टालसिस द्वारा ग्रासिका में आगे बढ़ता है। ग्रसिका में आगे बढ़ता है। जठर ग्रसिका अवरोधिनी भोजन के आमाशय में प्रवेश को नियंत्रित करती है। लार मुख गुहा में विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स Na+ K+ Cl- FCO3 और एंजाइम लार एंजाइम इमाइलेज या टाइलिन तथा लाइसोजाइम होते हैं। पाचन की रासायनिक प्रक्रिया मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट को जल उपघटित करने वाली एंजाइम टाइलिन या लार इमाइलेज की सक्रियता से प्रारंभ होती है। लगभग 30% स्टार्च इसी एंजाइम की सक्रियता pH 6 to 8 से दबी शर्करा माल्टोज में उपघटित होती है। आमाशय की म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां स्थित होती है। जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, यथा म्यूकस का स्राव करने वाली श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं, तो पौष्टिक या मुख्य कोशिकाएं जो प्रोएंजाइम प्रोप्सिनोजन का स्राव करती है तथा प्रोजेस्ट्रॉन होगा, गलत है। आगे कंटिन्यू करिए, अभी एक साथ कनेक्ट करते हैं पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम को। तीन द्वितीय या ऑक्सिंटिक कोशिकाएं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नैश कारक स्रावित करती है। नैश कारक विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है। आमाशय 4 से 5 घंटे तक भोजन का संग्रहण करता है। आमाशय की पेशीय दीवार के संकुचन द्वारा भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरह मिल जाता है, जिसे काइम कहते हैं। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आने से सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है, जो आमाशय का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीनों को प्रोटीओज तथा पेप्टोस लिखा है, पेप्टोइडो। एक है पेप्टिनोजन है, एक पेप्टॉन है। पेप्टन में बदल देता है। जठर रस में उपस्थित श्लेष्मा एवं बाइकार्बोनेट श्लेष्मा उपकला स्तर का स्नेह और अत्यधिक
सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनिमा जी फोन को कट करेंगे तब आवाज आएगी। अम्ल से उसका बचाव करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनों के लिए उचित अम्लीय माध्यम pH 1 से 8 तैयार करता है। नवजातों के जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है। अनिमा जी जरूरी फोन हो तो उठा लीजिए, कोई और कनेक्ट करते। जरूरी फोन हो तो उठा लीजिए। उठा लेते हैं। ठीक है, कुनी पढ़ेंगे आगे। पढ़ रहे हैं अनिमा जी, आपकी आवाज 1 मिनट आप रुके। कुनी आगे पढ़ो। हमारे यहाँ से भी आवाज आ रही है। सविता जी आप पढ़िए, जिसकी आवाज नहीं आ रही वो पढ़िए। नवजातों के जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है जो दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। जठर ग्रंथियां थोड़ी मात्रा में लाइपेज भी स्रावित करती है। छोटी आंत का पेशियों स्तर कई तरह की गतियां उत्पन्न करता है। इन गतियों से भोजन विभिन्न स्रावों से अच्छी तरह मिल जाता है और पाचन की क्रिया सरल हो जाती है। यकृत अग्नाशयी नालिका द्वारा पित्त अग्नाशयी रस और आंत्र रस छोटी आंत में छोड़े जाते हैं। अग्नाशयी रस में टिरस्पिनोज, काइमोटिरस्पिनोजन, पेट्रिडेस, अब इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे टिपिकल वर्ड्स हैं जो गलत हैं, ठीक है। इसको स्टॉप करेंगे। चलिए अब अपना पेन उठाइए, पेपर उठाइए और सब स्ट्रेट बैठिए। अब इसको प्रॉपर समझ लेते हैं, क्योंकि ये इसमें इतना देर पढ़ के भी क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ लास्ट में, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र क्या है? हमारे सभी सिस्टम का एक मुख्य तंत्र है, क्योंकि हमारे सभी सिस्टम कब कार्य करते हैं? जब हमारे शरीर में भोजन और पानी की सही मात्रा होती है। क्योंकि हमें ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से, पानी से ऊर्जा मिलती है। कितना भी आप प्राणायाम भी कर लें, यदि भोजन शरीर में नहीं है, पानी नहीं है, तो प्राणायाम भी नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन भी नहीं ले पाएंगे। तो भोजन हमारे शरीर में ऊर्जा का सोर्स है, भोजन और पानी। अब इसको देखते हैं कि कैसे इसकी पूरी प्रोसेसिंग हो रही है बॉडी में, कहाँ से हम भोजन को लेते हैं और ये कैसे प्रोसेस्ड होता हुआ हमारे एनस पार्ट से पास आउट होता है। तो सबसे पहले सपोज करके हमने जो भी भोजन लिया, हम सभी भोजन करते हैं, हमने जो भोजन ग्रहण किया उसमें सपोर्ट किसका आया? दांतों का, चबाने में, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेस में डिवाइड करने में। फिर उसके बाद अब हमारे, अगर हमने जो दांतों से भोजन को चबाया है उसको यदि जीभ जो है वो सलाइवा सिक्रेट ना करे, सलाइवा का मीन्स होता है गीलापन, एक चिपचिपा पदार्थ, यदि वो क्रिएट ना करे, हमारी जीभ से ना निकले टंग से, तो क्या होगा? जो हमने चबाया है भोजन दांतों की सहायता से वो वहीं रुक जाएगा। तो पहले दांत क्या कर रहे हैं? भोजन को चबाने का काम। जीभ क्या कर रही है? जीभ जो सलाइवा है, टाइलिन नामक एक सलाइवा है, वो सिक्रेट कर रही है। वो सलाइवा के एक गीलापन, एक पदार्थ को छोड़ रही है लिक्विड फॉर्म में, उसके माध्यम से हम भोजन को अंदर निगल पाते हैं, ले पाते हैं, ठीक। फिर हमारी क्या है? यहाँ से आहार नाल है। पहले देखेंगे, एक है हमारा जो ये हमने जहां हाथ रखा है, ये है विंड पाइप, जिसे ट्रैकिया भी बोलते हैं। ये विंड पाइप क्या है? जब भी हम भोजन करते हैं, कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, यदि हम भोजन करते समय बात करते हैं तो क्या होता है? खाना फंस जाता है सबका ये अनुभव या नहीं? इसका क्यों फंस जाता है खाना यहाँ पर? क्योंकि जो श्वास लेने की नली है और जो भोजन अंदर जाने की नली है वो एक ही है। तो जब हम जिस क्षण, जिस मोमेंट में सांस
श्वास लेना रोकते हैं उस क्षण भोजन अंदर जाता है, और जब भोजन को रोकते हैं तब श्वास अंदर जाती है। ठीक है, और जब हम लोग मान लो भोजन भी कर रहे हैं और बात भी करने लगते हैं तो क्या होता है, श्वास लेने में अवरोध होता है, जिसके कारण बहुत तेज खांसी आएगी। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, बहुत देर में लोग नॉर्मल हो पाते हैं और जो खाना है वो बाहर निकाल देंगे। ठीक, तो ये क्या है, ये क्यों है, किस कारण है, क्योंकि जो विंड पाइप है हमारे गले में, ये भोजन नली और श्वास नली एक ही है। तो जिस क्षण भोजन करेंगे उस क्षण श्वास नली एक क्षण के लिए श्वास लेना रोक देगी, और जब श्वास अंदर जाएगी तो उस क्षण भोजन रुकेगा। दोनों काम एक साथ नहीं होते। यदि दोनों काम एक साथ हुए तो क्या होगा, खांसी आएगी बहुत खराब तरीके से, जिसके कारण जो भोजन हम अंदर ले जा रहे थे वो बाहर आ जाएगा। यहां तक क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक, क्योंकि हम कितना भी पढ़ लें, जब तक ओवरऑल उसके अनुभव में नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे, तो फिर आपको कुछ याद नहीं रहेगा। उसके बाद क्या होता है कि आप भोजन, जो यही विंड पाइप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आहार नाल। ठीक है, जिसमें श्वास नली और आहार नाल दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। श्वास और आहार का ले जाने का काम एक ही नली से हो रहा है, तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, आहार नाल, इसोफेगस भी बोलते हैं इन इंग्लिश। आहार नाल से अब क्या हो रहा है, भोजन अंदर जा रहा है, आराम से कहां तक पहुंचेगा, हमारे आमाशय तक, स्टमक तक। ठीक, स्टमक किस साइड है, लेफ्ट या राइट? बोलेंगे सुमन जी? लेफ्ट, राइट, लेफ्ट की राइट, एक बोलेंगे, अभी हम नहीं समझ पाए सुमन जी। लेफ्ट, राइट, राइट, राइट। और Right. लीवर किस साइड है? जब आप लोग नहीं बोलते तो हमें लगता है आपका लीवर नहीं है। राइट साइड, लीवर की राइट है मैम, Right side. राइट राइट। लीवर राइट साइड है और स्टमक की साइड है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, लीवर राइट साइड है, स्टमक लेफ्ट साइड। अब क्या होगा कि जो ये किसने दिखाया, वेरी गुड। ठीक है, मैम मेरे लड़के का स्कूल का एक्टिविटी है तो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है उसने। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, प्रेमा जी लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है? लीवर राइट साइड है और स्टमक एक लेफ्ट मिनट है। प्रेमा जी, एक मिनट रुकेंगे, फोन कट हो जाए। हाँ बोलेंगे, किस साइड है? लीवर राइट साइड में है और स्टमक लेफ्ट में। चलिए, लीवर राइट और स्टमक जो आमाशय है वो लेफ्ट में। तो जो भोजन ग्रहण करते हैं, आहार नाल से अंदर जा रहा है, वो भोजन सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, हमारा आमाशय में, स्टमक में। ठीक, कहाँ पहुंचेगा, आमाशय में, स्टमक। यहाँ भोजन 5 से 6 घंटे प्रोसेस्ड होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होगा। तो यदि हमें अपने भोजन को आसानी से पचाना हो तो सबसे पहले प्रोसेसिंग कहाँ करनी है, दांतों से। जितना ज्यादा हम च्यूइंग कर लेते हैं, अच्छे से भोजन को चबा लेते हैं, उतना ही पाचन तंत्र को कम काम करना पड़ता है और उतना ही पाचन तंत्र अच्छे ढंग से काम करता है। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा पाचन तंत्र है उसे यदि ठीक रखना हो तो भोजन को चबा चबा कर खाएं, जल्दी में न खाएं, आराम से खाएं। भोजन करते समय टीवी मोबाइल ना देखें, ठीक, तभी हम चबा कर खाएंगे। फिर क्या हुआ, जो 5 से 6 घंटे हमारा भोजन कहाँ, आहार नाल में पड़ा है, इस आहार नाल से स्टमक में आया। अब क्या होगा, स्टमक में कुछ हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कुछ एंजाइम्स हैं, वो सब भोजन पचाने में सहायता करेंगे। उसके बाद भोजन आ रहा है हमारा कहाँ पर, छोटी आंत में। यहाँ पर क्या होगा, हमारे जो अग्नाशय, पेनक्रियास से इंसुलिन, लीवर से जो हमारा पित्त सिक्रेट हो रहा है, बाइल जूस जो कि गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होता है। लीवर से बाइल जूस कहाँ कलेक्ट होता है, गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस है वो, और पेनक्रियास से इंसुलिन, ये सब छोटी आंत पे भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। इसके बाद क्या होगा कि जो भोजन के पोषक तत्व हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं वो कहाँ
जो छोटी आंत है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ विलयी है। वो विलयी क्या करते हैं, छोटे छोटे से सपोज करके जैसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं इस फॉर्म में समझ लो, वो क्या करते हैं, भोजन के एसेंस को, पोषक तत्वों को सोख लेते हैं। तो वो क्या, वो विलयी छोटी आंत में वो भोजन के पोषक तत्वों को सोख लेते हैं। ठीक? इसके बाद भोजन से एनर्जेटिक एलिमेंट्स को, एनर्जेटिक कंपोनेंट्स को लेने के बाद अब क्या होगा कि छोटी आंत से भोजन कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, यहाँ पर जो भी भोजन से में जल तत्व है, और जल में भी मान लो हम लोग दाल लेते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जो चीजें लेते हैं वो सब जल तत्व में काउंट होंगे। तो जो जल से रिलेटेड जितनी चीजें हैं लिक्विड फॉर्म में है, उन सब का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, बड़ी आंत। सॉलिड चीजों का पोषण छोटी आंत में, पोषक तत्वों का पोषण छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जल से में जितने पोषक तत्व हैं उनका एब्जॉर्प्शन या पोषण कहाँ होगा, वो कहाँ एब्जॉर्ब किए जाएंगे, बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत के बाद क्या होगा कि बड़ी आंत में भोजन कुछ देर वहां पर भी रहेगा। इसके बाद क्या होगा, फिर बड़ी आंत से जो भोजन है वहां पे भी जब जल तत्वों से भी पोषक तत्व सोख लिए जाएंगे, एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, अब वो भोजन वेस्ट मटेरियल के रूप में कहाँ पहुंचेगा, हमारे रेक्टम में, मलाशय में। ठीक, मलाशय में वेस्ट मटेरियल के रूप में भोजन इकट्ठा होता जाएगा। एक टाइम के बाद 6 घंटे 8 घंटे के बाद हमारे जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, वहां से सिग्नल मिलेगा कि अब रेक्टम से भी, रेक्टम जहां पर मलाशय जो हमारा स्टूल, मल, वेस्ट मटेरियल कलेक्ट है भोजन का, उसको शरीर से, बॉडी से बाहर निकालना है। ठीक, तो क्या होगा, बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो एनस पार्ट है, गुदा द्वार है, वहां से हम शरीर, उस जगह से भोजन को बाहर कर देंगे। ठीक, ये पूरा प्रोसेसिंग है। इसको कल अपने शब्दों में सब लिखकर दिखाना, और फिर हमसे कुछ जो भी आपको कहीं कंफ्यूजन हो वो क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, बोलेंगे परमेश जी? हेलो परमेश जी, आपका हैंड रेस था, कोई बात नहीं, धोखे में हो गया तो कोई बात नहीं। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।